ओके, सो हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ अविनाश कुमार सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंथ का प्रीवियस ईयर पेपर है ये। तो आई होप आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिले। मेक श्योर आप पूरे रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखें एंड हर एक क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर बिफोर वेस्ट सो फर्दर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड द मास रेशियो पूछा गया है हमसे किसका, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का, जितने लिबरेट हुए इलेक्ट्रोड्स पे आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। आपको ये बताता हूँ मैं कि ये हो गया वाटर जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस में दो चीज़ें होती है, एनोड और कैथोड। एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा होती है रिडक्शन। एनोड पे हमेशा क्या होती है, याद रखेंगे साथ में, एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा जब आप वाटर की हाइड्रोलिसिस करेंगे। वाटर की, सॉरी हाइड्रोलिसिस बोल दिया मैंने गलती से, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। वाटर की क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो एनोड पे क्या जनरेट होगा, ऑक्सीजन गैस, एंड कैथोड पे क्या जनरेट होगा, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे होगा 2H2 प्लस O2। तो 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे और 1 मोल O2 गैस रिलीज होगा। मतलब यहाँ पे हमने लिखा 2 मोल्स H2 गैस। अब 2 मोल्स H2 गैस का मास कितना हो जाएगा, 4 ग्राम्स, और 1 मोल रिलीज हो रही है O2 गैस। तो O2 गैस, O2 का मास क्या हो जाएगा, 1 मोल है तो 32 ग्राम्स। हमें चाहिए रेशियो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा 4/32, दैट इज 1/8। सो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट इज क्लियर। आपको करना क्या है, ये रिएक्शन याद रखना, और ये बात क्लास 11th में भी काम आती है, याद रखिएगा ये बात। इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर स्टडीज के लिए भी। 2 मोल्स H2 गैस और 1 मोल O2 गैस रिलीज होती है। तो टोटल कितने मोल्स गैस रिलीज हुए, 3 मोल्स। टोटल कितने मोल्स गैस रिलीज हुए, 3 मोल्स। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टोटल वॉल्यूम बताओ गैस का जो रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो 3 मोल्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मोल की वॉल्यूम होती है 22.4। 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो 3 मोल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 67.2 लीटर। तो ये आगे काम आता है। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात हो रही है और मैग्नीशियम की बात हो रही है। रिएक्शन किससे कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो आपको पता होना चाहिए दीज आर मेटल्स। क्या है ये, मेटल्स। तो मेटल्स के बनते हैं ऑक्साइड्स। क्या बनते हैं मेटल्स के, ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का पार्ट है, इसके ऊपर 3+ का चार्ज होता है, या बोलेंगे इसकी वैलेंसी 3+ है। और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का पार्ट है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2+ का। ऑक्साइड बनाना है मतलब कंबाइन करना है ऑक्साइड से, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड। इसी चीज को बोलते हैं ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड। ओके, तो इसके साथ कंबाइन कराना है आपको। तो देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना, 3+, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना, 2-। इसका ट्रिक याद रखेंगे, एल्यूमिनियम कंबाइन कर रहा है इसके साथ, इसके ऊपर चार्ज कितना, 2-, तो यहां पे लिख दो 2। ऑक्सीजन इसके ऊपर चार्ज कितना, 3+, तो यहां पे लिख दो 3। बन गया आपका फॉर्मूला। आप सिंपल सी एक बात याद रखना, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। हाँ या ना, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाए, 2 से। तो 2 Al के एटम्स हो गए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाए, 3 से। तो 3 O2 के माइनस के एटम हो गए। तो 2 माइनस इंटू 3, 6 माइनस हो गया, और 3+ इंटू 2, 6+ हो गया। तो 6+ और 6- न्यूट्रलाइज हो गया, कंपाउंड बन गया हमारा Al2O3।
यहाँ पे बताइए, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2+, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज 2-, क्या दोनों के एक एक आयन ही काफी हैं एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए? हाँ है ना। तो ये कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन चेक करो, Al2O3 एंड MgO, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पीएच का टेबल दिया हुआ है, ठीक है, 0 to 14। वैसे आपको बता दूं मैं, ये जो टेबल डिफाइंड है, ये डिफाइंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे डिफाइंड होती है ये पीएच स्केल। ठीक है, देखो इधर सब लोग ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि जो 7 होता है इसमें, वो होती है न्यूट्रल कंडीशन। कौन सी कंडीशन? न्यूट्रल कंडीशन से लेफ्ट जितना जाएंगे उतना आपको एसिडिक मिलते जाएगा, और जितना आप राइट जाएंगे उतना मिलेगा आपको बेसिक। मतलब जो जितना राइट वो उतना ज्यादा बेसिक, जो जितना ज्यादा लेफ्ट वो उतना ज्यादा एसिडिक। मतलब pH इक्वल्स टू 3 और pH इक्वल्स टू 4 में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? दिस वन। pH इक्वल टू 9 और pH इक्वल टू 11 में ज्यादा बेसिक कौन होगा? दिस वन। मतलब जो जितना राइट pH स्केल में वो उतना ज्यादा बेसिक, और जो जितना लेफ्ट pH स्केल में वो उतना ज्यादा एसिडिक। एंड 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट। 7 इज द न्यूट्रल पॉइंट, मतलब जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही बेसिक कैरेक्टर ओवरऑल न्यूट्रल होता है। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे पूछा गया सॉल्यूशन ए बी सी एंड डी आर। तो ए कहां पे है? ए का पीएच क्या है? पीएच ऑफ ए क्या है? 5 मतलब ज्यादा एसिडिक या कम से कम थोड़ा वीक एसिड है? यस और नो बोलो। ज्यादा एसिडिक तो डी होगा क्योंकि वो ज्यादा इधर है, तो ये होगा लेस एसिडिक। तो वीक एसिड देखो यहाँ पे, ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जो जितना ज्यादा लेफ्ट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। 7 वाला पॉइंट हो गया न्यूट्रल, और जो जितना ज्यादा राइट वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा ऑप्शन चेक करो, ए बी सी डी। ए इज वीक एसिड, तीनों में है। बी इज न्यूट्रल, इन तीनों में है न्यूट्रल, ठीक है। सी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस चेक करो यहां पे और यहां पे। और डी क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट विदाउट हेजिटेशन, आप डी को टिक कर देंगे। हाँ है ना। बढ़े आगे, चलिए याद रखना, जो जितना ज्यादा लेफ्ट वो उतना ज्यादा एसिडिक, जो जितना राइट वो उतना ज्यादा बेसिक, एंड मिड पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। ओके, बढ़िया आगे चलिए देखिए यहां पे क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सबसे पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिड की बात हो रही है, रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वो बेस हो गया। दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब एक मेटल ऑक्साइड हो गया, रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब मेटल प्लस एसिड। और तीसरा भी एक ऑक्साइड है के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेस का, मतलब पहला रिएक्शन जो है वो है एसिड प्लस बेस। दूसरा रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, और तीसरा है ऑक्साइड प्लस बेस। यस और नो? तो यहां पे रिएक्शन लिखते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। क्या मिलेगा? एसिड प्लस बेस हमेशा देता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट हो गया यहाँ पे NaCl प्लस H2O दैट इज वाटर। ओके, यहाँ पे H प्लस था और Cl माइनस था, यहाँ पे Na प्लस और OH माइनस। Na प्लस इसके Cl माइनस साथ कंबाइन करके बन गया NaCl, और OH माइनस और H प्लस मिलकर बन गया H2O, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी फॉर्मूला देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, बताइए क्या? MgO प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम उसके क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा और बनेगा MgCl2, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा हमें, प्लस H2O प्लस H2O। देखिए सिंपल सी बात है,
Mg यहाँ 2+ के साथ है और Cl यहाँ -1 के साथ है। तो Cl अगर -1 है, Mg 2+ है, तो 2 Cl की जरूरत पड़ेगी टू बैलेंस 2+ ऑफ Mg, यस और नो। फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2 + H2। ये भी सॉल्ट प्लस वाटर हुआ। तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। यहां से क्या बन जाएगा, सोडियम का कार्बोनेट बन जाएगा दैट इज Na2CO3 प्लस H2O। ये भी एक सॉल्ट है। सॉल्ट इज मेड अप ऑफ कटायन एंड अनायन, ओके, दिस इज ऑल्सो सॉल्ट। यहां पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, इट इज फाउंड दैट इन ईच केस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, सिंपल, ओके। रिएक्शंस जरूर कॉपी कर लीजिएगा और रिएक्शंस को हो सके तो याद कर लेना कि एसिड और बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है। मेटल ऑक्साइड और एसिड, मतलब देखो ऑक्साइड हो एसिड हो, ऑक्साइड हो बेस हो, एसिड हो बेस हो, मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। बढ़े आगे, चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स अ कंपाउंड सी। मतलब दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी जो एक कंपाउंड सी बना रहे हैं। ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, मतलब ए अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कंफर्म है कि ए कटायन बनने वाला है, यस और नो, ए कटायन बनने वाला है, ठीक है। एंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंफर्म हो गया बी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, मतलब ये अनायन बनने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन करके अगर सी बना रहे हैं, मतलब ए बी जिसमें ए प्लस और बी माइनस कंबाइंड है, इसी को हमने बोला ये कोई कंपाउंड सी है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोडियम अगर कंबाइन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कंबाइन करेगा, Na+ बनाएगा, और क्लोरीन अगर कंबाइन करेगा तो Cl- के साथ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो Na+ और Cl- क्या मिलेगा, NaCl। इसको एक आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड मेड अप ऑफ ions are ionic compounds. Compounds made up of ion are called ionic compounds. तो आयनिक कंपाउंड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। देखो बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाय कंपाउंड सी, मतलब इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं होती उस। तो ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कंपाउंड होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किस टेम्परेचर पे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड की। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट उस सॉलिड की। मतलब द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। आपको बताया मैंने अभी, आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है तो इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। मतलब इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है। दूसरी, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर का मतलब होता है पानी में जाते ही जो चीज टूट जाए उसको बोलते हैं वो उतनी ज्यादा सॉल्युबल है। और आयनिक कंपाउंड जैसे ही पानी में जाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स उनको सराउंड करते हैं और उनको तोड़ देते हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे ही पानी में जाएंगे, जैसे ही NaCl को हमने वाटर में डोल, आपको पता है सॉल्ट को जैसे ही पानी में डाल देते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है उसमें अच्छे से, हाँ है ना। होता कैसे है, Na+ और Cl- है जो, उसको वाटर सराउंड करने लगता है और जितने ज्यादा लेयर बाय लेयर वाटर उसके अंदर लेयर बाय लेयर बनाते रहते हैं, कटायन को भी सराउंड करते हैं और अनायन को भी सराउंड करते हैं। और एक टाइम के बाद वाटर का लेयर इतना ज्यादा बन जाता है कि वो एक दूसरे से हो जाते हैं सेपरेट और बॉन्ड टूट जाता है। इसी चीज को बोलते हैं सॉल्युबल होना। तो बिल्कुल ये सॉल्युबल है वाटर में अच्छे खासे। तीसरा स्टेटमेंट, इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तीसरे स्टेटमेंट का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इनके आपस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि होना चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि बिल्कुल बहुत स्ट्रांग होगा, वीक नहीं होगा। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मॉल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। बिल्कुल, अगर ये जाके पानी में टूट जा रहा है मतलब ये चार्ज्ड आयंस की फॉर्म में टूट जा रहा है, Na+ और Cl- की फॉर्म में टूट रहा है। तो चार्ज में टूट रहा है मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के बिना कंडक्ट नहीं हो सकती। तो
तो ये भी बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, सॉल्ट की सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, वीक नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रांग होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, पर यहाँ वीक लिखा हुआ है इसलिए स्टेटमेंट गलत है। बढ़े आगे। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। द मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर मोल्टेन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आर। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो मिल जाएंगे आपको उनके क्लोराइड्स के फॉर्म में। क्लोराइड्स मतलब हो गया जैसे कि MgCl2 बोल लो, NaCl बोल लो, CaCl2 बोल लो, KCl बोल लो। ये सारे क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए बताइए, अपने मेटल्स के क्लोराइड्स, मेटल्स के क्लोराइड्स हो गए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराने के बाद जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ऊपर वाले जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे वो, गोल्ड सिल्वर बहुत ही नीचे है, सोडियम ऊपर है लेकिन आयरन नीचे है, एल्यूमिनियम और सिल्वर में एल्यूमिनियम ऊपर लेकिन सिल्वर बहुत ही नीचे है। तो यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव वाला ऑप्शन टिक करना है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम विल बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दीज टू आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। आप बोलोगे सर सोडियम ही तो हाईली रिएक्टिव है, बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ जो है आयरन वो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। एल्यूमिनियम रिएक्टिव है, बिल्कुल है, लेकिन सिल्वर उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही बहुत नीचे हैं, लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव तो मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो समझेंगे इस चीज को। चलिए देखिए इधर, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो टिक करना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देखिए द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन ऑप्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी बताया था, मैग्नीशियम 2+ के साथ होता है और ऑक्साइड 2- के साथ होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अब ध्यान से सब लोग देखेंगे, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का पार्ट है, ग्रुप 16 का पार्ट है इसके पास, इसीलिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। एक्सेप्शन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी ये सब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान से देखो, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा आपको, 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 282 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला शेल गायब, फिर अंदर वाला आउटर मोस्ट शेल, फिर ये बन जाएगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कर लेगा लूज और दोनों कर देगा डोनेट, किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन बन जाएगा, ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लिया और अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं उसके पास, और मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दिख रहा है आपको, बिल्कुल 1 इज करेक्ट। ओके ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO, जिसमें मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर 2- का चार्ज होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या यहाँ पे स्टूडेंट परफॉर्म्स फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन इन हिज स्कूल लेबोरेटरी, यहाँ पे हमें बताना लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस टू जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे बोला गया जिंक को रिएक्ट कराया गया है सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ, ये बनेगा जिंक सल्फेट और H2 गैस। ये ऐसे क्यों दिखाया मैंने, इसका मतलब होता है गैस इवॉल्व कर सकता है, बाहर निकल सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गैस का इवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये बोला गया ये रिएक्शन हो गया। यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन बताना है। ऑब्जर्वेशन मतलब ये एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहा होगा तो उसको क्या ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो दो ऑब्जर्वेशन क्या है देखिए, और दोनों ऑब्जर्वेशन केमिकल चेंज हो रहा है इसको कंफर्म कर रहा होगा। तो पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहां पे H2 गैस के बबल्स बन रहे होंगे। H2 गैस के क्या बन रहे होंगे, बबल्स। तो इसको दिख रहे होंगे H2 गैस के बबल्स फॉर्म होते हुए, मतलब H2 गैस की फॉर्मेशन हो रही है। मतलब आपने डाला तो था जिंक और डाइल्यूट H2SO4, H2 तो था नहीं इसमें, तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है, मतलब केमिकल चेंज हुआ है। कैसे कंफर्म हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सी गैस, H2 गैस के बबल्स फॉर्म होंगे, उसको दिखेगा। और दूसरी चीज क्या है इसमें कि दूसरा एक्सपेरिमेंट जो कि चेंज क्या हो रहा है, तो क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे जो फ्लास्क है ये फ्लास्क बिकम्स वार्म, फ्लास्क बिकम्स वार्म, ये थोड़ी गर्म हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर हुआ चेंज। क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे फ्लास्क बिकम्स वार्म, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशंस हुए इसके। पहले ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, इसको H2 गैस की बबल्स फॉर्म हुए, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड टेम्परेचर चेंज इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। टेम्परेचर चेंज में भी क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गई, फ्लास्क गर्म हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हुए। आई होप दिस इज क्लियर। शैल वी प्रोसीड, ओके, बढ़ते हैं आगे। क्या है इस क्वेश्चन में, पढ़िए एक बार। Displacement reaction also play a key role in extracting metals in the middle of the reactivity series. Justify this statement with two examples. ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग ले लेते हैं कोई एग्जांपल। देखो मिडिल जो चीजें मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है, उनको उसके ऊपर वाले रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब जिंक रिड्यूस कर सकता है कॉपर को, मतलब कॉपर सल्फेट दिख रहा है आपको, जिंक रॉड अगर डाले हम लोग, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें हमने डाला जिंक रॉड। क्या डाला, तो जैसे ही जिंक रॉड को आपने डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिंक ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक उसको उसके सॉल्यूशन से कर देगा रिप्लेस और खुद को उसके जगह पे ले जाएगा, मतलब बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो क्या यहां से कॉपर मेटल निकल गया आपका, इसीलिए बोल रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट हुई है और उससे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हुई है, हाँ या ना, इसीलिए बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब जो बीच वाले हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग उनके ऊपर वाले, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो अगर डाल देंगे तो वो उनको कर देंगे रिप्लेस या डिस्प्लेस। एक और एग्जांपल कर दो, दो एग्जांपल पूछा गया है। तो जिंक आयरन को भी रिप्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन से। यहां क्या बन जाएगा, ZnSO4, और यहां से हमें एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने आयरन मेटल। क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया, आयरन मेटल, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल हो गए, और ये दोनों एग्जांपल्स कैसे समझा हमने, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिल रही है हमें, कॉपर और आयरन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, और रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ की रोल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। बस उनसे ज्यादा जो रिएक्टिव है ऊपर वाले वो डाल दो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, वाई कैन मेटल्स हाई अप द इन द रिएक्टिविटी सीरीज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स बाय कार्बन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कार्बन डाल के जो ऊपर वाले मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड बने हुए मान लो, मतलब मान लो बने हुए हैं ZnO। क्या बना हुआ है, ZnO। मान लो क्या बना हुआ है, ZnO। ऊपर वाले जो ऑक्साइड्स हैं उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे, उनको रिड्यूस नहीं कर पा रहे। रीजन है जो जितने ऊपर रहते हैं वो उतने हाईली रिएक्टिव होते हैं।
कार्बन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को रिड्यूस नहीं करा पाएगा, लेकिन लोअर रिएक्टिविटी मेटल्स को रिड्यूस करा पाता है। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है, मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन। मतलब ऑक्साइड जो होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे, उनको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है कार्बन डाल के। रीजन बिहाइंड दैट कि जो मेटल्स हैं जो कि ऊपर हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो आप इनका आंसर ये लिखना कि मेटल्स विच आर up or high up in the reactivity series are highly reactive and are unable to get reduced by carbon। कार्बन से नीचे वालों को रिड्यूस कर पाएगा, लेकिन ज्यादा ऊपर जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव, उनको रिड्यूस नहीं कर पाता। रीजन है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। एक और रीजन लिख लेंगे, दे हैव मोर टेंडेंसी टू बी इन ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्सीजन को रखने की टेंडेंसी उनकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन को रखने की टेंडेंसी ऊपर वालों की ज्यादा होगी। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले की टेंडेंसी ज्यादा होती है ऑक्साइड को रखने की, इसलिए उनको उसके ऑक्साइड से हटाना इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। With the help of an article, explain the conditions under which iron articles get rusted। बहुत सिंपल है, आइए इधर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हमें लेना है आयरन नेल्स। क्या लेना है, कुछ लेते हैं हम लोग, आयरन नेल्स लेते हैं। एक लेंगे हम लोग खाली कंटेनर, एक लेंगे हम लोग प्लेन वाटर फिल्ड कंटेनर, और एक लेंगे हम लोग ऑयल का कंटेनर। ठीक है, तो पहला, जब वो कंटेनर एम्प्टी है, उसमें हमने डाला एक आयरन नेल। क्या डाला, एक आयरन नेल डाला उसमें। दूसरा, हमने लिया एक वाटर वाला कंटेनर, उसमें डाला हमने आयरन नेल। ठीक है, तीसरा हमने लिया तीसरा हमने क्या लिया, ऑयल कंटेनर, उसमें डाला हमने, उसमें भी हमने डाला आयरन नेल। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व होगा कि जो अपना ये आयरन नेल था, वो अगर एम्प्टी कंटेनर में डाला गया, मतलब ना ही इसको एयर से कांटेक्ट में रखा गया, ना ही वाटर से कांटेक्ट में रखा गया, तो इसकी रस्टिंग नहीं होगी। इसकी रस्टिंग नहीं होगी, इसकी रस्टिंग नहीं होगी, ये रस्ट इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा हमने रखा आयरन नेल को वाटर में, मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखा, तो आप देखेंगे कि इसकी रस्टिंग हो गई, इसकी रस्टिंग हो गई। लेकिन अगर ऑयल वाले में बात करें, तो ऑयल, अगर आपने ऑयल में आयरन नेल को ऑयल में डुबा दिया, तो कोई भी वाटर उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और इसकी भी इसीलिए रस्टिंग नहीं होगी। तो ये एक कंडीशन है जिससे ये पता चलता है, ये एक एक्सपेरिमेंट किया हमने जिससे ये पता चला कि अगर आयरन नेल वाटर या एयर के कांटेक्ट में आएगा, मतलब मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी रस्टिंग हो जाएगी। लेकिन अगर वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसकी रस्टिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे भी उसकी रस्टिंग नहीं होगी और यहाँ पे भी उसकी रस्टिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे उसकी रस्टिंग हो गई। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए, क्या है यहाँ पे, अच्छा ये उसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। नेम टू मेटल्स विच रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, लिस्ट एनी थ्री observations which a student notes when these metal are dropped in a beaker containing water। मतलब हमें 3 ऑब्जर्वेशन बताना है और 2 मेटल्स का नाम बताना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब लोग। पहले का आंसर क्या है, 2 मेटल्स हो गए सोडियम और पोटेशियम। बिल्कुल, ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेंगे।
वायलेंटली रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है अभी समझ में आएगा, क्योंकि वायलेंटली जैसे रिएक्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो ध्यान दो इधर। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, पहला ऑब्जर्वेशन वो है हाईली एक्सोथर्मिक एंड कैच फायर। बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और फायर भी कैच कर जाएगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन। जैसे आपने सोडियम या पोटेशियम को पानी में डाला, बहुत ज़्यादा धुआं उठेगा, बहुत ज़्यादा आग जैसी लग जाएगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होते हुए दिखेगी। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या हो सकता है सोचो। यहाँ पे जैसे ही आपने सोडियम और पोटेशियम को पानी में डाला, वो कर जाएगा मेल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और बन जाएगा स्मॉल बॉल्स की फॉर्म में। स्मॉल बॉल्स बन जाएंगे, उनके स्मॉल बॉल्स बन जाएंगे और वो करेंगे फ्लोट। क्या करेंगे? तैरेंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे और मूव करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन होगी दूसरी। सोडियम और पोटेशियम के स्मॉल बॉल्स बन जाएंगे और वो फ्लोट करेंगे, पानी में तैरेंगे और मूव करेंगे ऊपर। तो ये दूसरी ऑब्जर्वेशन। तीसरी ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मिलेगी आपको एक हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड मतलब होता है ना ऐसे ऐसे करके साउंड आती है, हिस करके। कैसे, क्यों आएगी हिसिंग साउंड? क्योंकि यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व होगा। H2 गैस के इवोल्यूशन से वहां पे एक हिसिंग साउंड मिलेगा आपको। ठीक है, इसको कॉपी करो। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन है। हिसिंग साउंड मिलेगा ऐसे, जैसे कुकर की सीटी बजती है तो कैसी आवाज आती है, एग्जैक्टली वैसी आवाज आएगी। और H2 गैस के बबल्स इवॉल्व हो रहे हैं, इससे ये पता चला। वो हिसिंग साउंड उसी चीज के H2 गैस के इवोल्यूशन से ही मिल रही है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विद वाटर। बहुत स्पेशल एग्जांपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉप टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पॉप टेस्ट क्या होता है? आप एक मैच स्टिक को आप अगर उसके पास, कंटेनर के पास लेके जाओगे, तो मैच स्टिक जला के लेके जाना है, ठीक है। मैच स्टिक आप लेके जाओगे और अंदर में गैस की इवोल्यूशन हो रही है, गैस निकल रहा है बिल्कुल। तो जैसे वो मैच स्टिक आप क्लोज लेके जाओगे, आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। कैसा साउंड? पॉप साउंड सुनाई देगा, क्योंकि व्हेन मैच स्टिक गेट नियर बाई। रीजन, जिससे ये पता चल जाएगा कि वहां पे गैस इवॉल्व हो रहे हैं। पॉप साउंड मिलेगा आपको, ऐसी साउंड ऑब्जर्व होगी, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा H2 गैस हो रहा है इवॉल्व। इसी के वजह से H2 गैस निकल रहा है वहां से और इसी के वजह से आपको ये पॉप साउंड सुनाई दिया। मतलब ऑब्जर्व करना है, गैस तो देख नहीं सकते लेकिन साउंड सुन सकते हो। तो H2 गैस निकल रहा है, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? आपने मैच स्टिक लेके गए, आप जलाए वहां पे, तो एक पॉप साउंड सुनाई देगा आपको, जिससे कंफर्म होगा कि वहां पे H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, कॉपी कर लो। बढ़े आगे, चलिए। इसको आप पॉज करके कॉपी कर सकते थे, ठीक है। बाकी खुद से भी एक बार अटेम्प्ट करना और खुद से भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ टू आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन्स का अल्कीन। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया ऐसा। दूसरा स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, मतलब ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, इसके 2 आइसोमर्स हो गए। इसका एक्सपेंडेड फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ये हो गया पहले का। दूसरा CH3CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। ये दोनों हो गया उसके दोनों आइसोमर्स, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, ये दोनों बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गए। शॉर्टकट में ऐसे बनाते हैं हम लोग। एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है और ये होता है शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसका दोनों आइसोमर्स क्या हो गया? ब्यूट 1 इन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ब्यूट 2 इन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में। 2 आइसोमर्स बन गए। आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। वैसे आप जब क्लास 11th में जाओगे तो समझोगे इसको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों के नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोरीन दिख रहा है। ओके, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3, मतलब, और कार्बन यहाँ पे इसका नंबर दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3। तो 1 पे क्या लगा है? क्लोरो। और कितने कार्बन हैं? 3। कोई सिंगल बॉन्ड ही है सब में, तो एन लग जाएगा, मतलब 1 क्लोरो प्रोपेन इसका हो गया। इसका क्या हो जाएगा? नंबरिंग दो 1 2 3 4। कीटोन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन हैं? 4, मतलब ब्यूट। कितने पे? तो ब्यूटेन 2 ओन। 2 पे कीटोन है इसलिए पोजीशन दिया उसका ब्यूटेन 2 ओन। 4 कार्बन थे इसीलिए ब्यूटेन 2 ओन हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना रखते हैं इसको आज के लिए। आई होप आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और मेक श्योर आप और भी PYQs वगैरह सॉल्व करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, आई टेक योर लीव। गुड नाइट।